क्या तमिलनाडु में एआईएडीएमके की वापसी होगी या फिर एमके स्टालिन की सरकार वापस से सत्ता पर अपना दबदबा कायम रखेगी या फिर कोई नया चेहरा पूरा खेल ही बदल देगा? क्या इस चुनाव में तमिलनाडु का जातीय समीकरण बदल गया है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। दरअसल बीते कुछ दशकों से तमिलनाडु की राजनीति मुख्य रूप से दो ध्रुवों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। साल 1966 के बाद से इन दोनों दलों ने बारी बारी से सत्ता पर राज किया है और ज्यादातर चुनाव गठबंधन की राजनीति के आधार पर ही जीते हैं। लेकिन इस बार स्थिति पहले से कुछ अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि अभिनेता से नेता बने विजय थलापति की पार्टी चुनावी मैदान में है। यूं तो विजय की लोकप्रियता और युवाओं में उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि उनकी पार्टी चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि उनकी पार्टी अभी संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं मानी जा रही, लेकिन उनकी छवि और स्टार पावर कई सीटों पर समीकरण बदल सकती है। लिहाजा तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव इस बार त्रिकोणीय होता दिख रहा है, जहां बदलते गठबंधन, आपसी टकराव और नए चेहरों की एंट्री ने मुकाबले को बेहद ही जटिल और दिलचस्प बना दिया है। इस चुनाव के केंद्र में है मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम गठबंधन। इस गठबंधन में कांग्रेस समेत एक दर्जन से भी ज्यादा दल शामिल हैं। 2019, 2021 और 2024 के लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद यह गठबंधन अब दूसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। इस बार एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को नए सहयोगियों का भी साथ मिला है, जिसमें अभिनेता से नेता बने कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मयम और दिवंगत विजयकांत के स्थापित देसिया मुरपोक द्रविड़ कशगम शामिल हैं। बहरहाल, इस चुनाव में जहां स्टालिन सरकार अपनी योजनाओं जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, हर महीने महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक राशि और कैश ट्रांसफर का मुद्दा बना रही है। इसके अलावा स्टालिन सरकार दावा कर रही है कि अगर उनकी पार्टी यानी डीएमके सत्ता में वापसी की तो महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद की राशि बढ़ाकर दोगुना कर दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी भी पूरी तरह हमलावर है। कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ड्रग्स का बढ़ता इस्तेमाल और परिवारवाद के आरोप डीएमके सरकार पर लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि एआईएडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वापसी की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है और बीते 25 मार्च को एआईएडीएमके ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की, जिसमें पूर्व सीएम ई पलानीस्वामी समेत कई दिग्गज मंत्रियों के नामों का ऐलान किया गया। पार्टी कुल 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा 27 और बाकी गठबंधन के अन्य साथी पीएमके 18 और एएमएमके के 11 सीट मिली है। पार्टी कुल 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा 27 और बाकी गठबंधन के अन्य साथी पीएमके 18 और एएमएमके को 11 सीटें मिली हैं। और इस सीट बंटवारे से साफ है कि एआईएडीएमके इस बार भी बड़ी भूमिका में मजबूती से खड़ी है। बता दें कि इस गठबंधन की कमान ईके पलानीस्वामी यानी ईपीएस के हाथों में है। यह चुनाव उनके लिए करो या मरो की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि जयललिता के निधन के बाद पार्टी लगातार 3 चुनाव में पिछड़ती जा रही है। हालांकि इस चुनाव में सत्ता में वापसी की पूरी आजमाइश पार्टी लगा रही है। बहरहाल, इन सबों के बीच तमिलनाडु में तीसरे विकल्प बनकर उभरे अभिनेता से बने राजनेता विजय की पार्टी है। उनकी पार्टी तमलिगा वेटरी कशगम यानी पहली बार चुनावी रणभूमि में उतरी है। विजय खुद को डीएमके और एआईएडीएमके दोनों का विकल्प बताने की कोशिश कर रही है। विजय थलापति के पास युवाओं और महिलाओं का बड़ा समर्थन बताया जा रहा है। उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद की आरोप लगाए, वहीं बीजेपी को वैचारिक विरोधी बताया है। लेकिन विजय की राह इतनी भी आसान नहीं है इस चुनाव में, क्योंकि तमिलनाडु में एक तरफ जहां मजबूत गठबंधन का अभाव और करूर रैली में हुए भगदड़ जैसी घटनाओं ने उनके संगठन और नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से क्षेत्रीय पहचान, भाषा और सामाजिक न्याय के मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं। द्रविड़ आंदोलन की विरासत ने यहाँ की राजनीति को इस तरह आकार दिया कि राष्ट्रीय दल लंबे समय तक हाशिए पर रहे। खैर, कुल मिलाकर तमिलनाडु इस बार ऐसे चुनावी रण में उतर चुका है जहां कई ताकतें, टूटते समीकरण और नए नैरेटिव एक साथ टकरा रहे हैं।
यह चुनाव ना सिर्फ राज्य की राजनीति का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि क्या पारंपरिक द्रविड़ राजनीति का दबदबा बरकरार रहेगा या कोई नई ताकत उभर कर सामने आएगी। फिलहाल तो हमें 23 अप्रैल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 23 अप्रैल को यहाँ के मतदाता ही तय करेंगे कि किसके हाथों में इस बार सत्ता की चाबी सौंपेंगे, क्योंकि 4 मई को परिणाम घोषित हो जाएंगे और पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।